नमस्कार साथियों, सीबीएल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे समसामयिक घटनाओं पर। समसामयिक घटनाओं में हम देखेंगे 20 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। और उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से जिनसे हमारे सिविल सर्विस में जो स्टेट पीएससीज हैं, है ना, स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो प्रश्न बन सकते हैं, चाहे मुख्य परीक्षा की बात करें हम, चाहे प्रीलिम्स की बात करें, तो जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। और उन दो महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने लिया है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल में जो 17 याचिकाएं लगाई गई थी, उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से ये कहा है कि जो यूसीसी है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सामान्य नागरिक संहिता है, उसको लागू किया जाए। और देखते हैं हम, समय समय पर इसकी मांग उठती रही है, विरोध भी इसका होता रहा है। और अभी तक जो डीपीएसपी या भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है कि राज्य सामान्य नागरिक संहिता लागू करेगा, ये आज तक लागू नहीं हो पाई है। तो इसको देखेंगे क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, क्यों इसका विरोध होता है, क्यों इसकी आवश्यकता है। दूसरा है, कैबिनेट ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है। आपको मालूम है 3 कृषि कानून थे, इनका लंबे समय से किसान विरोध कर रहे थे, उनको निरस्त करने की मांग कर रहे थे। तो अभी हाल में ही मोदी जी ने इसकी घोषणा की और इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उसके बाद देखेंगे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या प्रधानमंत्री आयुष योजना इसे कहते हैं हम। तो ये क्या है और ये फिर अभी चर्चा में है। हालांकि लगातार इस पर हम चर्चा कर चुके हैं और ये फिर चर्चा में है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो 3 टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है या सामान्य नागरिक संहिता है उसके संदर्भ में क्या कहा है। उससे पहले हम देखते हैं कि मेंस में इससे प्रश्न क्या बन सकता है। अदालतों ने अक्सर अपने फैसलों में ये जाहिर किया कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड या सामान्य नागरिक संहिता को की ओर बढ़ना चाहिए, मतलब इस तरफ आगे कदम रखना चाहिए। इस संदर्भ में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता और इससे जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई है। इस पर हमें 250 शब्दों में लिखना है। ये मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकता है, तो हमें इसकी आवश्यकता है, इसके चैलेंजेस देखने हैं और कौन कौन से जजमेंट्स हैं। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सामान्य नागरिक संहिता होती क्या है। जब हम बात करते हैं संहिता की, तो 2 प्रकार की संहिताएं होती हैं, ठीक है। एक संहिता होती है, इसे बोलते हैं हम आपराधिक मामलों के लिए संहिता, और दूसरी होती है सिविल मामलों के लिए संहिता। आपराधिक मामले मतलब जिनमें हत्या, डकैत, लूटपाट ऐसी जो घटनाएं हैं उन्हें हम शामिल करते हैं। तो भारत में आपराधिक मामलों के लिए जो संहिता है वो सबके लिए एक ही है, समान नागरिक संहिता कह सकते हैं हम। यह समान आपराधिक जो संहिता है वो लागू है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए एक ही कानून के तहत ट्रीटमेंट किया जाता है। और हम जानते हैं, इसमें आप जानते होंगे कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड है, फिर आपका सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, या इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो इनके तहत इन पर कार्यवाही की जाती है। दूसरा मामला है सिविल मामले। सिविल मामले जिनमें आपके पारिवारिक मामले आते हैं, है ना। इसमें आप देखें, पारिवारिक विवाद, विवाह संबंधी मामले, विवाह विच्छेद मतलब तलाक संबंधी जो मामले हैं, या विवाह को निष्क्रिय करने के लिए, जैसे इसको तलाक कह सकते हैं या विच्छेद कह सकते हैं, डाइवोर्स आप कह सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा उत्तराधिकार संबंधी मामले हैं कि संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके संबंध में क्या नियम होंगे। गोद लेने संबंधी मामले हैं। क्लियर कि भाई आपको अगर कोई गोद लेना है, आपको किसी का बच्चा पसंद आ गया, आप गए गोद लेने के लिए, ठीक है, तो उसने कहा आप गोद में ले सकते हैं, गोद नहीं ले सकते, तो इसके लिए क्या कुछ नियम होते हैं। तो ये सारे जो मामले हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिविल मामले। तो ऐसे मामलों के लिए एक संहिता होती है, उसे हम कहेंगे क्या, सिविल संहिता। अभी सबके लिए समान होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, लेकिन अभी क्या होता है, अलग अलग धर्मों की जो नियम है, धार्मिक नियम है, परंपराएं हैं, उनके हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अनुच्छेद 14 जो कहता है हमारा कि विधि के समक्ष समता, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी इनके लिए एक कानून होगा। तो उसका एक उल्लंघन है एक प्रकार का कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून है, ठीक है। तो उसको लागू करने के लिए अनुच्छेद 44 में जो हमारे संविधान निर्माताओं की भावनाएं थी, उनको क्रियान्वित करने के लिए ये सामान्य नागरिक संहिता है, लागू होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम देखें, एक राज्य है गोवा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड या सामान्य नागरिक संहिता लागू है। भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है। बाकी राज्यों में, पूरे भारत में हम इसकी उम्मीद करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ठीक है, क्योंकि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और इससे और भी कुछ आयाम है कि अगर अलग अलग धर्मों के हिसाब से अगर व्यवहार किया जाएगा तो समाज जो प्रगतिशील होना चाहता है या समाज जो प्रगतिशील हो रहा है, समाज का जो विकास हो रहा है, वो विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है और जो रूढ़िवादिता है वो उसमें बढ़ती जाती है, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि समान नागरिक संहिता क्या होती है। अगर हम बात करें पृष्ठभूमि की, तो जो सामान्य नागरिक संहिता है, इसकी अवधारणा का विकास 1835 में, जब भारत में ब्रिटेन का शासन चलता था, उस समय इसकी शुरुआत हुई और इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी भारत में तब, जिसमें अपराधों, सबूतों और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, अनुबंध हैं, समझौते हैं, उन जैसे विषयों पर भारतीय कानून में संहिता में एक रूपता लाई जाए और इस एकता पर बल दिया गया कि सब में समानता हो और उसको कोडिफाई किया जाए। हालांकि हिंदू और जो मुस्लिम हैं, इनके व्यक्तिगत जो कानून हैं उनमें एक रूपता से इनको अलग रखने की सिफारिश की गई थी। मतलब हम कह सकते हैं शुरुआत हुई, ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में सब कुछ समान कर दिया है ना। इनके व्यक्तिगत जो कानून है उनको अलग रखा जाए, लेकिन बाकी को एक साथ एक कोड में, एक संहिता में पिरोया जाए। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में, ठीक है, व्यक्तिगत जो मामले थे उनमें वृद्धि हुई, तो सरकार ने 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इन सिफारिशों के आधार पर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख के लिए जो निर्वासित उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित किया गया। संहिताबद्ध करने हेतु 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक पारित किया, कानून के रूप में स्थापित हुआ, अधिनियम बना और उत्तराधिकार जो नियम है वो सबके लिए समान हो गए। कौन कौन? हिंदुओं के लिए, बौद्ध, जैन, सिख, इन सभी लोगों को हिंदुओं के अंतर्गत ही शामिल किया गया। हालांकि मुसलमान, मुस्लिम, ईसाई, पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून इस समय विद्यमान थे। कानून में समरूपता या एकरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर निर्णयों में कहा है, क्या सरकार को एक सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए या इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसमें चाहे साहिबानों का केस हो, चाहे सरला मुदगल का केस हो, ये 1985 और 95 केस थे जहां पर ये सरकार से उम्मीद की गई कि सामान्य नागरिक संहिता को लागू किया जाए। सामान्यतः ये तर्क दिया जाता है कि ट्रिपल तलाक
ट्रिपल तलाक मतलब जिसे 3 तलाक कहते हैं। और बहुविवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के सम्मान और उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। अब बात करें हम यूसीसी, तो यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है या सामान्य नागरिक संहिता है, अनुच्छेद हम 44 को देखते हैं तो 44 में कहा गया है राज्य पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता को सुरक्षित या उसको लागू करने का प्रयास करेगा। सामान्य नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानूनों को तैयार करने और लागू करने का प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका कुछ भी धर्म हो। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों के द्वारा शासित होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इस्लाम है वो शरीयत के हिसाब से चल रहा है, तो ऐसे अलग अलग जो धर्म ग्रंथ हैं उनके हिसाब से इनका संचालन किया जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, ना हिंदुओं के धर्म के हिसाब से चले, ना मुस्लिम के धर्म के हिसाब से चले, ना बौद्धों के धर्म के हिसाब से चले, ना जैनों के धर्म के हिसाब से, सबके लिए समान नागरिक संहिता हो, सबके लिए एक समान कानून हो, उन्हें उसके तहत संचालित किया जाए, उनको लागू किया जाए। अब जो समान नागरिक संहिता है इसको लागू करने की आवश्यकता क्यों है, तो कुछ व्यक्तिगत कानून अनुचित और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि जो कानून थे, जो धर्म थे, धर्मों में भी कई प्रकार की कुरीतियां शामिल हो गई और उन कुरीतियों को हमने आज धर्म समझ लिया है ना। सभी धर्मों में आप देखें कुछ ऐसी चीजें थी जो पहले नहीं थी, अब वो जुड़ गई। अब उनमें क्या होता, कई बार हम उसे धर्म समझ लेते हैं और उसकी जो है रूढ़िवादिता के कारण हम मानते रहते हैं। क्लियर, जैसे अगर हम बात करें सती प्रथा, सती प्रथा को भी लोगों ने धर्म माना था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जहाँ पर क्या है, अहिंसा है, जहाँ पर करुणा है, जहाँ पर शांति है, जहाँ दया है, जहाँ सहिष्णुता है। तो ये सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर, और अगर इनका हम पालन करें तो आपको बेसिक कोई भी कानून की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्तिगत कानून अनुचित और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। बदलते समय के अनुरूप हमें क्या है, समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का जो आदर्श है कि भाई आप किसी भी धर्म से हो, आपके लिए एक ही कानून होगा। कानूनों को सरल बनाने के लिए इसके अलावा और हम देखें तो जो अलग अलग न्यायालय हैं वो अलग अलग निर्णय देते हैं। इससे क्या है कि इससे निचले वाले न्यायालयों को जब कोई मामले पर निर्णय देना होता है तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा कि अलग अलग धर्म में एक ही मामले पर अलग अलग निर्णय न्यायालयों को देने पड़ते हैं। ठीक है, इससे एक अलग परिपाटी का विकास होता है जो कि लोकतंत्र के लिए, लोगों में हम समानता की स्थापना करना चाह रहे हैं, उसके लिए सही नहीं है। ठीक है, और जो हमारे संविधान निर्माताओं की आकांक्षा है, अनुच्छेद 44 है, उसको लागू करने के लिए, समाज में समानता की स्थापना करने के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। मौलिक अधिकारों में गारंटी है सभी लोगों के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ एक ही कानून के साथ या एक ही कानून से ट्रीटमेंट उनके साथ होगा, एक ही कानून के साथ उनका व्यवहार किया जाएगा। अब इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती है अनुच्छेद 25 जो कहता है कि व्यक्ति को किसी धर्म को मानने, उस धर्म के अनुसार व्यवहार करने, आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो व्यक्ति दावा करते हैं ये तो हमारे धार्मिक व्यक्ति है, तो आप इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। फिर एक दूसरा मामला है सांप्रदायिक राजनीति। अलग अलग धर्मों के लोग अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा उनकी पूर्ति के लिए लोगों को उकसाते हैं कि आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। ठीक है, और जो अल्पसंख्यक वर्ग है इसके मन में कई बार ऐसा आता है कि अगर सामान्य नागरिक संहिता लागू की गई तो उसमें हिंदू को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी या उनके कानूनों को लागू किया जाएगा
और बाकी धर्मों के कानूनों या बाकी धर्मों में हस्तक्षेप किया जाएगा। तो ऐसी कुछ मन में जो धारणाएं हैं वो क्या हैं, इसमें चुनौतियां दर्शाती हैं या सामान्य नागरिक संहिता में एक अवरोध का काम करती हैं। दूसरा हम बात करें, कैबिनेट ने अप्रूव किया क्या है, जो फॉर्म्स के लॉ हैं उनको रिपील करने के लिए। अब हम बात करें इसमें बिल में किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम था एक। दूसरा था किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम का समझौता और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम। ये तीन थे, तीनों को वापस कर लिया गया है। अब प्रोविजन में हम देखें तो अनुच्छेद 245 इससे संबंधित है, सनसेट क्लॉज से संबंधित है और अध्यादेश और कानून के माध्यम से इन्हें निरस्त करना, ये इससे संबंधित मामले हैं। अब निरस्त करने की जब बात करें तो कोई भी कानून को निरस्त करने के लिए पहले तो जो घोषणा है वो अनौपचारिक टाइप की है, लेकिन अगर किसी कानून को आपको रद्द करना है तो रद्द करने का जो विधेयक है वो संसद में लाना पड़ेगा, चाहे पहले आप लोकसभा लाएं या चाहे राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर वहां से पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा, फिर राष्ट्रपति की अनुमति होगी और इस तरह ये क्या हो जाएंगे, रिपील हो जाएंगे। इनके फायदे नुकसान पे एक लंबी समय से चर्चा चल रही थी और इस पर चर्चा हो चुकी है, तो ज़्यादा विस्तार से चर्चा इस पर हम नहीं करेंगे। अब तीसरा जो हमारा है और महत्वपूर्ण, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अगर हम बात करें हाल में जारी किए गए जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5, इसके निष्कर्षों में अगर हम देखें तो 41% परिवारों में क्या हुई है, पिछले संस्करण की तुलना में 12.3% की वृद्धि देखी गई है। और 2018 में ये शुरुआत हुई थी इस स्कीम की, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभाव को बढ़ाता है। तो 2018 में शुरू हुआ, अभी हम देखें 5वां संस्करण में 41% परिवारों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर हम इस योजना की बात करें कि इस योजना में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम PMJ के नाम से जानते हैं, सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, मतलब इसका जो फंड है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कह सकते हैं हम इसे, या आश्वासन योजना कि भाई अगर आपको बीमारी होती है तो सरकार 5 लाख तक का खर्च खुद वहन करेगी। यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थी को मुहैया कराती है। कवरेज की बात करें हम तो 10.74 करोड़ से भी अधिक, लगभग 11 करोड़ से अधिक गरीब व वंचित परिवार, यहाँ की अगर हम बात करें 50 करोड़ लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना में सेवा स्थल पर लाभार्थी के लिए कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। PMJ योजना को पूरे देश में लागू करने और इसके क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA एक क्या है, नोडल एजेंसी है। यह योजना कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो इसमें जनरली पहले पात्रों की पहचान की जाएगी, उन्हें आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जाएंगे और वो व्यक्ति किसी भी अस्पताल में, अस्पताल चिन्हित किए गए हैं, लिस्ट है, कुछ गवर्नमेंट भी हैं उसमें, प्राइवेट भी हैं, जहां जाकर व्यक्ति इलाज कर सकता है। कैशलेस है, मतलब इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपका जो पैसा है वो आयुष्मान कार्ड से डायरेक्ट होता जाएगा। इसके अंतर्गत पात्रता की बात करें तो किसको मिलेगा, परिवार के आकार, आयु, लिंग पर कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आयु हो, आकार हो, इस पर कोई रोक नहीं है। इसके पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों, गंभीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल इसमें किया गया है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं कि आपका इलाज भर्ती हो गया उससे 3 दिन पहले और भर्ती जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके 15 दिन बाद तक आपको ये सब
स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। यह एक पोर्टेबल योजना है, यानी लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध जो अस्पताल हैं वहां पर इसका लाभ उठा सकता है। इस योजना में लगभग 1393 प्रक्रियाएं और पैकेज शामिल हैं, जैसे कि दवाइयां, आपूर्ति, दैनिक जो सेवाएं हैं, चिकित्सकों की फीस है, कमरे का शुल्क है, ओटी है, आईसीयू शुल्क है, मतलब लगभग सभी प्रकार के इसमें ये सर्विसेज शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी स्वास्थ्य अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है, दोनों यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। अगर हाल का हम सर्वेक्षण देखें तो पीएमजे कार्यक्रम जिन राज्यों में लागू किया वहां स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ये सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इसे लागू करने वाले राज्यों में योजना से अलग रहने वाले जो राज्य हैं उनकी तुलना में स्वास्थ्य बीमा का अधिक विस्तार, शिशु और बाल स्वास्थ्य या शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी आई है, परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग में सुधार हुआ है, एचआईवी एड्स के बारे में अधिक जागरूकता आदि का अनुभव किया गया है। ठीक है, मतलब इसके सकारात्मक परिणाम हमें अभी से दिखाई देने लगे। पीएमजे लागू करने वाले राज्यों में स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 54% की वृद्धि हुई है, जबकि योजना से अलग रहने वाले राज्यों में 10% की गिरावट आई। मतलब एक तरफ 54% में वृद्धि हो रही है, एक 10% कम रहा है, तो इसके सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। ये है आपका पीएमजे-वाई। तो यहाँ पर हमने 3 योजनाओं पर या 3 जो मुद्दों पर चर्चा की, 2 हमने ज़्यादा थोड़ा विस्तार से देखा, एक बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं देखा क्योंकि हम पहले से उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनेंगे उनको लेकर मैं आऊँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।